नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। देश में कोरोना महामारी इतना भयानक रूप ले चुकी है कि पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे दुखद यह है कि देश की राजधानी में मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही है। आज दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में 8 मरीजों की मौत हो गई। सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। संक्रमित लोगों की संख्या रोजाना तेजी से बढ़ती जा रही है और उसे देखकर इसी बात का डर सताता है कि इस लहर का पीक कितना खतरनाक होगा। ऐसे समय में सबसे जरूरी है कड़ाई, दवाई और वैक्सीन। सावधानी हमें और आप को हर किसी को बरतनी है जिससे इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। अधिक से अधिक लोग को वैक्सीन लगे, वैक्सीन पहुंचे, कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती से हम जीते। ये बहुत बड़ा मिशन है और अब रूस की स्पुतनिक वी की पहली खेप भी पहुंच चुकी है। उम्मीद की वो बहुत बड़ी तस्वीर पूरी होती है जिसमें देश को तीसरी वैक्सीन भी मिल चुकी है। तो आज एक तरफ देश में 18 साल से ऊपर सभी लोगों को टीकाकरण की शुरुआत हुई। इसलिए 5 के प्रहार में आज हम डॉक्टर्स के साथ एक बड़े पैनल के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। आज हम आपके सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और आज जिन सवालों के साथ हम बात करेंगे 5 के प्रहार में वो बहुत अहम सवाल होंगे। हर एक नागरिक के मन में यही है कि वैक्सीन लगवाएं, नहीं लगवाएं, क्या ये हमारे लिए सुरक्षित है, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना हो सकता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं 5 के प्रहार में जिनके जरिए आज डॉक्टर्स का पैनल इसलिए हमारे साथ है। हम हर एक डॉक्टर से आपके मन में जो सवाल है उन सवालों को पूछेंगे और आपके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार क्या वैक्सीन है? मान लिया जाए कि आप कोरोना के खिलाफ हम जंग जीतेंगे। दूसरा सवाल आज हम 5 के प्रहार में करेंगे, दूसरी लहर के लिए सरकारों के साथ क्या जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि लापरवाही की तस्वीर भी हमें इस बीच देखने को मिलती है। जबकि तीसरा सवाल आज हम 5 के प्रहार में करेंगे, महामारी के बीच क्या हम अभी भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं और इसीलिए कोरोना हर दिन संक्रमित कर रहा है लोगों को। तो आज चौथा सवाल आज हम 5 के प्रहार में करेंगे, ऑक्सीजन संकट पर सिस्टम की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आखिर कैसे किल्लत पर किल्लत हो रही है, जान पर जान जा रही है। पांचवा सवाल आज 5 के प्रहार में होगा, महामारी पर फेल रहे भ्रम पर लगाम कैसे लगाई जाए, क्योंकि वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ा भ्रम फैल रहा है, इसको कैसे दूर किया जाएगा। तमाम सवाल होंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। कोरोना से जंग में सावधानी और वैक्सीन 2 हथियार हैं जिनसे ये जंग जीती जा सकती है। कोरोना को हराने के लिए टीका सबसे कारगर है। यूपी के 7 जिलों में आज से 18 के ऊपर की उम्र वालों को टीका लगाना शुरू किया गया। सीएम योगी ने लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कर उसका जायजा भी लिया। प्रदेश में हम लोगों ने आज से 18 प्लस से जुड़े हुए लोगों के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी प्रारंभ कर दिया है। यूपी के गाजियाबाद में एक निजी अस्पताल में टीका लगाया भी गया। मैं इस समय गाजियाबाद के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूं और यहां पे जो देश में वैक्सीनेशन ड्राइव चलने वाली थी जिसमें कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाना था, इस प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये काम आज से शुरू हुआ। हालांकि पहले से ही यहाँ 45 प्लस के जो लोग थे उनको वैक्सीन दिया जा रहा था। मुंबई में भी आज वैक्सीन लगाई गई। हालांकि महाराष्ट्र में 3 दिन तक 45 से अधिक उम्र वालों के लिए टीकाकरण बंद है और 18 से 44 की उम्र वालों को टीका लगाया जा रहा है। मुंबई के 5 सेंटर्स में जो है ये वैक्सीनेशन सेंटर आज खुले रखे गए हैं, जिसमें से बीकेसी कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर जहां पर हम मौजूद है और हम देख रहे हैं उन यंग जनरेशन को जो 18 के 44 के एज के बीच में आते हैं। और इम्पॉर्टेंटली जो साफ तौर पर बताया गया था कि जिन्होंने रजिस्टर किया है उनको ही आज कोविड-19 का जवाब दिया जाएगा। कोरोना को हराने के लिए टीका ही एकमात्र विकल्प है, इसलिए कड़ाई और दवाई के साथ टीके की डोज भी अब बेहद जरूरी हो गई है, क्योंकि टीके से ही हारेगा कोरोना। तो कड़ाई,
दवाई और टीके से हारेगा कोरोना। और वो पहली तस्वीर के साथ आज मैं कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ। स्पुतनिक वी की वो पहली खेप जो उम्मीदों को लेकर के आई है। 2 लाख वैक्सीन आई है स्पुतनिक वी की, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब ये विमान लैंड किया हैदराबाद एयरपोर्ट पर। तो देखिए जो यहाँ पर कर्मी थे वो किस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये वैक्सीन उन लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए ताकि जो संक्रमण का आंकड़ा है वो कम हो जाए। देखिए ये है स्पुतनिक वी, लिखा हुआ है स्पुतनिक वी, आप देख रहे हैं। और ये देखिए ये तस्वीर नकारात्मकता के बीच सकारात्मक तस्वीर है। ये लोगों के मन में एक उम्मीद जगाती तस्वीर है, उनकी परेशानियों को दूर करने वाली ये तस्वीर है। क्योंकि हम लगातार ये कह रहे थे कि देश में 2 वैक्सीन है और अगर ये वैक्सीन कम पड़ती है तो फिर तीसरा विकल्प क्या होगा। और इसीलिए जो रूस की स्पुतनिक वैक्सीन थी इसका इंडिया में ट्रायल हुआ। सक्सेसफुल ट्रायल होने के बाद इसको मंजूरी दी गई और कहा गया कि इमरजेंसी में ये वो वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और माना यह जा रहा है कि सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जून में ये जो वैक्सीन है ये लोगों तक पहुंचना भी शुरू होगी। क्योंकि आज से पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है, 18 साल से ऊपर सभी को वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। और ऐसे में जो कमी है कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो, चुकी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से चाहे बायोटेक की बात करें चाहे सीरम कंपनी की बात हम करें, ऐसे में जितने भी जो लोग हैं क्या एक तरीके से कहें कि एक बहुत बड़ी तस्वीर इस बात को लेकर के है कि क्या एक हिम्मत बंधाएंगी ये तस्वीरें। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा जिनसे हम जानेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के साथ बातचीत करेंगे। आज ना ही कोई राजनेता होगा, ना ही आज किसी भी तरीके से राजनीति होगी, ना हम राजनीति के लिए आज जगह देंगे। बात होगी उन डॉक्टर्स के जरिए जो शायद हमारे सवालों के जवाब दे पाएंगे। और इसीलिए देखिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ इस वक्त बता दूं मैं डॉक्टर नरेश चावला मेरे साथ जुड़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त स्वाति माहेश्वरी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेज स्पेशलिस्ट है ये। डॉक्टर मनु तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल में साइकेट्री के HOD डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर डी के गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पीडियाट्रिशियन एंड CMD है फेलिक्स हॉस्पिटल। सर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हरीश गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इलेक्टेड मेंबर नेशनल मेडिकल कमीशन एंड DMA। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले मैं डॉक्टर डी के गुप्ता आपसे जानना चाहती हूँ, वैक्सीन की बहुत बड़ी तस्वीर हमने देखी जो उम्मीद बंधाती है, जो ये बताती है कि शायद अब हर किसी को वैक्सीनेशन हो पाएगा और कोरोना का संक्रमण कम हो पाएगा। आप लोग क्या उम्मीद जताते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे बहुत पहले ही डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको RDIF बोलते हैं, उससे मिलकर कोलैबोरेशन किया था कि हम स्पुतनिक वी का इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे। और शायद उसी का जो पहला स्टेप है कि वहां से स्पुतनिक वी की 1.5 लाख डोजेज हैदराबाद में आ चुकी है। और शायद इसके बाद हम लोग और स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन, अपने यहाँ भी इन हाउस वैक्सीन बनेगी और शायद पूरी देश को हम लोग स्पुतनिक वी की सप्लाई करेंगे। और अच्छी बात क्या है, एक दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन है इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी। अगर हम बात करें इसकी एफिकेसी अराउंड 92% के आसपास है। ये दुनिया की बहुत अच्छी वैक्सीन है, उनमें है। एक तीसरी अच्छी बात क्या है, इस वैक्सीन के लिए हमें कोल्ड सप्लाई चैन में बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसको हम 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर पे अच्छे दिनों तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे लॉजिस्टिक्स है, जो हमारा सप्लाई चेन सिस्टम है, जो हमारी कोल्ड चेन सिस्टम है, उसमें कोई बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे लोग जो है ऑलरेडी एडेप्टेड है इस तरह की वैक्सीन लगाने के लिए। और ये इंट्रामस्कुलर लगनी है, इसकी भी 0.5 ml डोज है, इसकी भी 2 डोज लगेंगी। तो लगभग कोवैक्सीन कोविशील्ड की तरह तीसरी और एक बेहतर वैक्सीन हमारे सर्कस में आ गई है। तो इसका हमें लगता है पूरी भारतवासियों को फायदा होगा। और एक अच्छी बात है कि जो लोकल प्रोडक्शन होगा वो लगभग 850 मिलियन डोजेज पर ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब हम लोग लगभग 8.5 करोड़ डोजेज पर साल की पैदा कर सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है। इवन हम लोग को लग रहा है कि खाली स्पुतनिक वी को डॉक्टर रेड्डीज नहीं, कोई कुछ और कंपनियां, इंडियन कंपनियां वो कोलैबोरेट करेंगी और इसका प्रोडक्शन को हम और बड़े पैमाने पे ले जा सकते हैं। बिल्कुल सर। और इसीलिए देखिए मैं आज हम इस कार्यक्रम को इसीलिए कर रहे हैं सर आप सभी के साथ। पहले तो आप सभी को बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि सर आप ही लोग हैं जिन पर सभी का विश्वास कायम है कि डॉक्टर भगवान है, हमें बचा लेंगे। हर कोई इसी उम्मीद के साथ आप तक पहुंचता है और आज हम आपके जरिए आपकी आवाज बन रहे हैं ताकि लोगों तक वो सवाल के जवाब, जिनके जवाब वो तलाश रहे हैं हर दिन, वो पहुंच सके। डॉक्टर मनु तिवारी, इस कड़ी में मैं ये समझना चाहती हूँ सर, वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल है। वो कहते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोरोना संक्रमित फिर से हो, या कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इस तरीके का प्रेशर है सर और लोग इसीलिए पैनिक हो रहे हैं। इनको क्या कहेंगे सर? वैक्सीनेशन को लेके जो मिथ्स है
और हमने देखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से वो मिस चलती चली आ रही हैं, कभी कोई बताता है कि इस टाइम पे ये वैक्सीन लेना चाहिए, कभी कोई कहता है कि ये वैक्सीन इतनी कंफर्टेबल नहीं है, कभी कोई कहता है कि ये साइड इफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, और हम एक्सपर्ट्स उतना डिटेल में उनसे उतनी बात नहीं कर पा रहे हैं, या जितनी भी हम लोगों की बातें हैं या तो उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप फंस रहा है। इसलिए इंडिविजुअल लेवल पे कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ये दवाई या ये वैक्सीनेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेनी चाहिए तो कौन से प्रकार की लेनी चाहिए और इससे क्या होता है? ब्लैंकेट जवाब सबको एक ही दिया जा रहा है कि वैक्सीनेशन हम ही इकलौता टूल है जो हम सबको बचा सकता है, इस मुश्किल समय से हम सबको निकाल सकता है। और जितनी भी इस तरह की मिथ्स चल रही हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से जितने भी बाकी मेरे साथी पैनलिस्ट हैं, इन सब लोग भी वही मेहनत कर रहे हैं कि जितना इस खबर को हम फैला सकें, दूर तक कर सकें, हर जगह जगह पहुंचा सकें कि वैक्सीनेशन ही इकलौता हमारे पास हल है और इसमें कोई भी मिथ और इसके संग जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह है और कुछ नहीं है। सर, बहुत अच्छी बात है आपने कही कि अगर कोरोना से जंग जीतनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक हथियार है, वैक्सीन। डॉक्टर नरेश चावला सर, मैं आपसे जरा समझती हूँ कि देखिए लोगों के बीच में एक डर है सर कि वो करें तो क्या करें। इस कंफ्यूजन को सर कैसे दूर किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो सिर्फ इसलिए कम है क्योंकि लोग आगे नहीं आ रहे। देखिए, जब से दूसरी लहर आई है सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अब कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि सबसे पहली चीज है, उसके बाद अगर कोई चीज हमें बचा सकती है ना केवल इस वेव से या कोई आने वाली वेवों से भी, और जो कोई और विपदाएं कोरोना से हमें आ सकती हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ वैक्सीनेशन ये एक हथियार है जो हमारे देश में 14.5 करोड़ लोगों को लग चुका है। और जब तक हम इस टारगेट को देश की पॉपुलेशन का 50-60% नहीं पहुंचाएंगे, तो दैट मीन्स कि वी हैव टू टेक वैक्सीनेशन टू प्रैक्टिकली अराउंड 60-70 करोड़ ऑफ इंडियंस। तो ये अभियान हमें बहुत लंबा चलाना है। लॉजिस्टिकली हमें अभी तो सिर्फ 2 लाख आई हैं, अभी तो बहुत कुछ यहाँ बनना है। तो मेरे हिसाब से एवरी पॉलिटिकल पार्टी, एवरी सोशल ग्रुप, एवरी NGO शुड सपोर्ट इट, इसको, ताकि हम इतना सफल बनाएं कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 3-4 महीनों में अगर इस काउंट को 14 करोड़ को हमने अगर 35-40 करोड़ पे पहुंचाया तो हम सोचेंगे कि हम काफी आगे जा रहे हैं। तो किसी किस्म का कंफ्यूजन कोई ना फैलाए, ना सोशल ग्रुप पे। ये मत सोचिए कि अगर किसी को वैक्सीन लगने के बाद भी अगर छुटपुट बुखार आ गया या कोरोना का एक अटैक आ गया, वो कभी भी बहुत तेज अटैक नहीं हो सकता, बहुत सीवियर अटैक नहीं हो सकता। आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ICU में जाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप उसको ये मत सोचो कि बाकी लोग ना लगवाएं। सब लोग जहां जिसका एलिजिबिलिटी बनती है उसको अच्छे से लगवाएं, और हम देश को कोरोना को इसी से ही जीत सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा जीतने का तरीका ही नहीं है। सर, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो अगर वैक्सीन लगी हुई है तो अगर कोरोना होता है तो कम से कम जो उसका वायरल लोड है बॉडी पर वो कम हो जाएगा, यानी कि जिस तरीके की सिम्टम या सिवियरिटी हो सकती है वो नहीं होगी। यही सवाल मैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आपसे भी करना चाहती हूँ कि लोगों को हम क्या बताएं कि वैक्सीन लगने के बाद उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए, ताकि मन में जो डर है कि वैक्सीन के बाद कोविड ना हो जाए, कम से कम वो डर खत्म हो जाए। सबसे पहले मैं जरूर ये बात बोलना चाहूंगी कि वैक्सीन अगर आप लगवाते हैं तो उसके 5 फायदे हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि किस तरह से वैक्सीन हमारी मदद करती है। पहली बात यह है कि अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो 100% प्रोटेक्शन अगर नहीं मिलती तो भी 70-80% प्रोटेक्शन हमें मिलती है, यानी कि इतनी संभावनाएं इन्फेक्शन होने की कम हो जाती है। क्योंकि हमने देखा कि कुछ लोगों को वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि वैक्सीन टोटली एफिशिएंट नहीं होती, 100% कोई वैक्सीन नहीं होती। दूसरी बात, आपको वैक्सीन जो है वो स्ट्रेन से बचाती है, तरह तरह के स्ट्रेन से बचाती है। अगर आपको स्वाभाविक तौर से इन्फेक्शन होगा, ये स्टडी भी कहती है, तो आपको जिस स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ है एंटीबॉडी ज्यादातर आपकी उसी स्ट्रेन की बनती है और ऐसे में आपको दूसरे स्ट्रेन से संक्रमण होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन जब आप वैक्सीन लेते हैं तब आपको मल्टीपल स्ट्रेन से कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी प्रोटेक्शन जरूर मिलती है जो कि स्वाभाविक तौर से आपको नहीं मिलती है। तीसरा फायदा जो आपको वैक्सीन लगवाने से वो ये है कि आपको घातक डिजीज नहीं होगी, आपको माइल्ड डिजीज होगी। अगर आपको कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी होता है तो कम से कम आपको ICU या डेथ की प्रोबेबिलिटीज नहीं बनेगी, आपको माइल्ड डिजीज होगी।
चौथी बात जो वैक्सीन लगवाने से है, जो कि अब सामने आ रही है, वो ये है कि वैक्सीन जो हैं वो ट्रांसमिशन के रेट को भी रोकती हैं। अभी एक नई स्टडी यूके से आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं वो 38 to 58% ट्रांसमिशन को रोक रहे हैं, यानी कि उनसे दूसरे लोगों को ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। अभी भी 50% लोग ऐसे रहेंगे जो कि दूसरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं और इसीलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन 50% लोग ऐसे होंगे जो कि इन्फेक्शन को आगे पास ऑन नहीं करेंगे। पांचवा बहुत बड़ा एडवांटेज जो कि ग्लोबल एडवांटेज है हमको, वो ये है कि जितना ज्यादा हम लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे, आने वाले समय में म्यूटेंट स्ट्रेन्स की जो संभावनाएं हैं वो भी उतनी ही उसी हिसाब से कम होती जाएंगी। अभी क्योंकि सब लोग वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं, किसी भी देश में हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए स्ट्रेन्स भी लगातार बार-बार आ रहे हैं। तो अगर हम वैक्सीनेशन की अपनी इस पद्धति को, जो हमारा जो इस वक्त मुहिम चल रही है, उसको अगर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ाएं और इसको अगर हम युद्ध स्तर पर लेकर जाएं, तो हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि हम वैक्सीनेशन से थर्ड वेव को बचा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सेकेंड वेव में भी, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें भी वैक्सीन हमारी मदद करती है, क्योंकि डेटा अब ये कहता है कि फर्स्ट डोज लगवाने के 4 हफ्ते के बाद हम जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो 60 to 65% कम कर लेते हैं। तो हम जैसे ये कहते थे कि 2 डोज आप पूरी लगवाएंगे, उसके भी 45 दिन के बाद आपको जाके इम्यूनिटी बनेगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पहली डोज लगने के बाद से आपके शरीर में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती है, जो आपको सुरक्षित रखने की शुरुआत कर देती है। इसलिए वैक्सीन सभी के लिए लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको कहीं भी हमें संशय के घेरे में नहीं लेना चाहिए। और जो भी लोग इस वैक्सीन के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, लोगों को कंफ्यूजन कर रहे हैं क्रिएट, उन सब लोगों को आगाह होना चाहिए, समझना चाहिए कि आप बिल्कुल स्वाति महेश्वरी, आप सही कह रही हैं कि देखिए लोगों को आगाह होना पड़ेगा, खुद सावधान रहना पड़ेगा और कम से कम खुद गूगल डॉक्टर ना बने। एक आम आदमी जिसके मन में अगर सवाल है तो डॉक्टर्स मौजूद हैं। अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं जो शायद अगर डॉक्टर्स के जरिए दूर हो सकते हैं तो प्लीज उनसे जरूर बात करें, लेकिन खुद उसका समाधान ना ढूंढे, क्योंकि मुझे लगता है इससे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप सभी मेरे साथ बने रहिए। डॉक्टर हरीश गुप्ता, मैं आपके पास आऊंगी। सर, इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो दिल्ली है उसकी स्थिति को देखते हुए ये माना जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 1 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ सकता है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 3 मई तक अभी तक लॉकडाउन था। इससे पहले हमने देखा कि 1 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाया गया था। जो 26 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो रहा था उसको बढ़ाकर 3 मई तक किया गया था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 1 और हफ्ते बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में माना जा रहा है कि सोमवार को ऐलान किया जा सकता है लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाने का। डॉक्टर हरीश गुप्ता मेरे साथ हैं। डॉक्टर हरीश गुप्ता, मैं आपसे यही सर समझना चाहती हूँ, क्या ये कहें कि लोगों की लापरवाही बहुत बड़ी एक तरह से परेशानी बनकर आई सेकेंड वेव में और इसीलिए इतने संक्रमित मामले सामने आए? सर, एक बार हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी आपका फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं इस सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ डॉक्टर नरेश चावला, मैं आपसे सर इसका जवाब लेना चाहती हूँ। क्या लोग भी सावधान नहीं रहे? उन्हें लगा कि नहीं, अब तो जो कोरोना का वेव है वो कम हो गया है तो हम सब सुरक्षित हो गए हैं और यही सबसे बड़ी चैलेंज बना हम सबके सामने? 2020 में फर्स्ट वेव का पीक था और दिसंबर और जनवरी थोड़ा सा एक लल था, शांति थी। हालांकि दिसंबर में यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से खबर आनी शुरू हो गई थी कि सेकेंड वेव शुरू हो चुकी है। फरवरी ऑनवर्ड्स इंडिया में भी पता चल गया था। मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगा कि इंडियंस ने, हमारे देशवासियों ने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोरोना प्रोटोकॉल्स टोटली भुला दी थी। और दुख की बात यह है, आज तक भी इतनी वार्निंग्स मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंट के अपील्स के थ्रू, अभी भी हमारे देश में ऑल अक्रॉस द कंट्री जो हम चाहते हैं कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग फॉलो करें, वो अभी भी फॉलो नहीं कर रहे। आप अच्छी तरह जानती हैं कि बीच में कितना रिलीजियस गैदरिंग्स, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, सोशल गैदरिंग्स इतना चला है कि उससे कम्युनिटी स्प्रेड कोरोना का बहुत ज्यादा हो चुका है। तो मैं आम जन से आज भी कहूंगा, जो हो चुका सो हो चुका। आज भी अगर हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वही 5 बातें, अपने घर से ना निकलिए, मास्क पहनिए, सोशल हैंड सैनिटाइजेशन कीजिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग कीजिएगा और अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम इन बातों को मान लें तो मैं समझता हूं कि आज भी चाहे जितनी मर्जी वेव्स आ जाएं, वैक्सीनेशन का इफेक्ट तो बाद में आएगा, हम कोरोना से जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे देशवासी सुन नहीं रहे हैं,
कहीं थोड़ी सख्ती की। सर यानी कि एक बहुत क्लियर बात है कि जन भागीदारी बहुत जरूरी है। अगर एक भी अभी भी लापरवाही बढ़ती गई तो अभी जो तस्वीर सामने आ रही है, जो हर दिन डराती है, हर दिन परेशान करती है, वो तभी रुक पाएगी जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझेगा। डॉक्टर हरीश गुप्ता भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर हरीश गुप्ता, सर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, एक डॉक्टर इलाज कर सकता है, एक डॉक्टर पेशेंट को ये बता सकता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी अपनी आंखों के आगे आप लोग सर देखते हैं तो फिर किस तरह से इन चीजों को समझता है एक डॉक्टर और कैसे इन चीजों को दूर किया जाएगा? देखिए, ऑक्सीजन की कमी को एक डॉक्टर एक लिमिटेड टाइम तक ही बिना ऑक्सीजन के दूर कर सकता है। हम उनको बोल सकते हैं कि आप कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, आप प्रोन पोजीशन में होके रहिए, आप बेसिकली ऑक्सीजन का अगर थोड़ी सी भी प्रेजेंट है घर में तो उसका जुडिशियस इस्तेमाल करिए। लेकिन मैं आज कह सकता हूं आपके माध्यम से, दिल्ली की जो आज स्थिति है, हमारे डॉक्टर ये बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे आज वर्स्ट डे है। कितने सारे हमारे बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर आज पेशेंट्स आर लूजिंग लाइफ इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। आज दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी है, आप एक एक अस्पताल का नाम मैं सामने नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री से, अपने देश के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली को ऑक्सीजन दीजिए। दिल्ली के डॉक्टर्स आज अपने सामने इतनी भयावह स्थिति देख के लोगों की जान जाते हुए नहीं देख सकते, और ऑक्सीजन अगर मिल जाएगी तभी हम बात करें। आज ये देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हमने एडमिशन बंद कर दिए हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम रामलीला ग्राउंड और उसके सामने वाले ग्राउंड में बेड लगाएंगे। हम अपने जो रिक्वायर्ड गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां ऑक्सीजन क्यों नहीं दे पा रहे? मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि सेंटर दे रहा है और स्टेट नहीं दे रहा, लेकिन लोगों की जान जा रही है। आप आर्मी को बुलाइए, पैरामेडिकल फोर्सेस को बुलाइए, लेकिन आप लोगों की जान बचाइए। हमें लगता था कि ये स्थिति एक दो दिन के अंदर इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं रोज ये डॉक्टर हरीश गुप्ता, यही बात बोली भी गई है हाईकोर्ट की ओर से कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। बहुत हुआ कि हम देखते जा रहे हैं, लेकिन क्या देखने भर से जिंदगियां बच जाएंगी? हमारे साथ डॉक्टर शशांक भी जुड़ेंगे। मैं डॉक्टर मनु तिवारी के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर मनु तिवारी, एक बात जो भी देखिए इस वक्त टीवी देख रहा है या सोशल मीडिया पर है, वो हर जगह यही देख रहा है कि हर दिन मौत हो रही है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, और इसकी वजह कोविड होता है, फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। सर, एक बड़ी पैनिक सिचुएशन हो जाती है। एक मरीज ये कहता है कि मेरी जान बचेगी नहीं बचेगी, अस्पताल में जाता है, अपनों से दूर हो जाता है, करे तो क्या करे? ऐसे लोगों के लिए सर क्या कहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा डर और दहशत के माहौल में लोगों की जान जा रही है। मैं दो पॉइंट्स सबको बताना चाहूंगा कि एक होता है कि नॉर्मल सिचुएशंस में हमारी मेंटल हेल्थ और मेंटल फिटनेस को हम लोग कैसे ध्यान रखते हैं, और ये वो सिचुएशंस है जहां हम सुबह उठते हैं तो हमको व्हाट्सएप पे किसी की न्यूज आती है कि रेस्ट इन पीस दिखाई दे रहा है, फेसबुक में इस तरह के लोग करते हैं, और साथ में हर जगह मैसेजेस आ रहे होते हैं कि क्या हमको ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल जाएंगे। अब इस सिचुएशन में एक पहले से डरे हुए इंसान के अंदर एक और नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं कि कल को मेरे अंदर ही ऑक्सीजन की कमी पड़ी या जरूरत लगी मुझे तो कहाँ से मुझे मिलेगी। एक इसको हम लोग बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग आने लग जाती है। तो अभी जैसे हम सब लोग आपस में बात कर रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, तो देखिए हमारे जो भी इस वक्त लोग सुन रहे होंगे उनके अंदर एक और डर बन रहा होगा कि देखो इतने सारे डॉक्टर्स एक साथ बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो हमको भी यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि कितना पब्लिकली वी ऑल हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हमारे अस्पताल में भी लोग बहुत जूझ रहे हैं, और लेकिन हमें अपने शब्दों का चूजिंग ऐसे करना पड़ेगा कि हम आम पब्लिक में डर के बजाय एक भरोसे को बैठाएं कि जो भी होगा संभालेंगे। कभी अपनी टीम का कप्तान या जो हॉस्पिटल के लीडर होते हैं वो कितनी मुश्किल समय से हम लोग गुजर रहे हैं ये नहीं बताते, ये बताते हैं कि हम कैसे इन चीजों को ओवरकम करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को यूज करें और ये कहें कि जिस तरह से भी होकर इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, मानते हैं कि हमारे अंदर अभी बहुत रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं। हर एक इंसान, आपको यकीन ना हो, हर एक डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सेज अपनी कैपेबिलिटी से 3 गुना ज्यादा काम कर रहा है। सारे डिपार्टमेंट हाफ कैपेसिटी में है, लेकिन जो इंसान कोविड से सिक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, वो सब काम कर रहा है।
तो जब हम इस तरह के भरोसा देते हैं और दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कहने से लोगों के अंदर वो पैनिक अटैक्स या वो एंजाइटी सिम्टम्स कम होते हैं। अदरवाइज एक नेगेटिव सिचुएशन में एक और नेगेटिव न्यूज और उस पर जो अथॉरिटी फिगर्स अगर ये बोलें कि हम कुछ नहीं कर सकते, इंसान को बिल्कुल तोड़ती है। और हम सबको यहाँ पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने अपने शब्दों का चयन करना चाहिए, जिससे कि हमारे थ्रू कम से कम एक नहीं 10 नहीं जितने लोग डॉक्टर मनु तिवारी, आपने देखिए ये बड़ी बात कही सर, यहाँ पे कि जो स्टेटमेंट आते हैं, मैं डॉक्टर डीके के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर डीके गुप्ता, देखिए ये बड़ी चीज है कि जो स्टेटमेंट आते हैं, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई किसी स्टेट के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम तो अपने स्टेट के लोगों को वैक्सीन नहीं लगवा सकते, अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास ऑक्सीजन का कोटा कम है और हमें केंद्र सरकार नहीं दे रही है, सर एक आम आदमी की मना स्थिति पर इन सब चीजों का क्या असर पड़ता है? देखिए, इससे एक तो पहले चीज साफ समझ में आती है कि आपस में केंद्र में और राज्य सरकार में समन्वय अच्छा नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये सब चीजें इंटरनल होती है कि अगर आपके ऑक्सीजन की कमी हो गई है, आपका वैक्सीन नहीं है, तो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, वो बाहर पब्लिक में नहीं आना चाहिए। इसका पब्लिक पे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री या कोई किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर वो ट्विटर पे या किसी अखबार में कहता है कि हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो रही है, तो मीन्स कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिलकर सही से काम नहीं कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन गैप है या एक प्रेशर क्रिएट करने की स्ट्रेटजी है। तो इसका मतलब वो सब अपने काम कर रहे हैं, बट तरीका क्या, इससे जैसे डॉक्टर मनोज तिवारी ने बोला कि जो लोग जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए उनके मन में पैनिक क्रिएट हो जाएगा, वो लोग ऑक्सीजन स्टोरेज करने लगेंगे, वो लोग कालाबाजारी करने लगेंगे। जिसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं थी उसकी ऑक्सीजन, बिकॉज उसका बीएमआर बढ़ जाएगा, उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, उसकी अंदर की जो मनोदशा वो अच्छी नहीं रहेगी, उसे लगेगा कि शायद दुनिया सच में खत्म होने वाली है, जब ऑक्सीजन बड़े बड़े अस्पतालों को नहीं मिल रही तो हमें कैसे मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस समय देश में सरकारों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, राजनेताओं को, बुद्धिजीवियों को, जो लोग बैठे हैं, उनको बयान देने से पहले बिल्कुल सोचना चाहिए, 4 बार सोचना चाहिए कि हम जो बयान दे रहे हैं इसका मास इफेक्ट क्या होगा, इसका मास कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा, क्या किसी की जिंदगी बचेगी या किसी की जिंदगी खतरे में पड़ेगी। और मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अस्पतालों को भी ये चाहिए कि जो मरीज भर्ती कर रखे हैं उनको सच में क्या बेड की जरूरत है, नहीं तो बेड खाली कराओ। जो नए पेशेंट बाहर घूम रहे हैं उनको बेड मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सिस्टम में जिसमें मिसमैनेजमेंट हो रहा है, बेड मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, L1, L2, L3 क्राइटेरिया कैसे डिफाइन करना। डॉक्टर डीके गुप्ता, आप ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। देखिए, सिस्टमैटिक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम तो है लेकिन वो सिस्टमैटिक कब होगा और क्या उसी का खामियाजा एक आम आदमी भुगत रहा है, लेकिन कब तक ये होता रहेगा? क्योंकि आप तो तैयार है इलाज के लिए, लेकिन लॉजिस्टिक नहीं होंगे अगर आपके पास, तो आप करेंगे क्या? कैसे किसी पेशेंट की जान बचा लेंगे अगर ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी? डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, इस बात को मैं समझना चाहती हूँ, डॉक्टर डीके गुप्ता भी ये बात कह रहे थे। देखिए, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी कालाबाजारी हो रही है, इसकी खबरें हर दिन आ रही हैं सामने। रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल नहीं रहा, जिसको जरूरत है उसको नहीं, जिसके पास है उसने अपने पास स्टोरेज करके रख लिया। मैम मुझे बताइए कि अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं भी है तो उसके और क्या उपाय हो सकते हैं? क्योंकि एक आम आदमी को तो लगता है कि नहीं, इंजेक्शन नहीं मिला तो अब मेरा पेशेंट इसलिए नहीं बच पाया। देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसी भी कोरोना पेशेंट में है तो वो ऑक्सीजन की है, और यही सरकारों को भी समझने की जरूरत है और यही बाकी डॉक्टरों को भी समझने की जरूरत है। क्योंकि कुछ समय पीछे हमने ये देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी अफरा तफरी में रेमडेसिविर को प्रिस्क्राइब किया और उसकी वजह से इतनी ज्यादा जो है हाय तौबा मची है रेमडेसिविर को लेकर के। और लोगों ने भी, देखिए आजकल लोग इंटरनेट पे पढ़ के और इधर उधर से लोगों की बात सुनकर डॉक्टर्स को प्रेशराइज करते हैं कि आपने ये दवा क्यों नहीं दी, ये तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, आप क्यों नहीं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग भी डॉक्टर्स के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बनाते हैं, सिस्टम के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना वायरस जो है कॉम्प्लेक्स बीमारी है और हर व्यक्ति में इसके अलग अलग लक्षण दिखते हैं, उसका बॉडी जैसे रिएक्ट करता है वो भी अलग अलग होता है। इसीलिए डॉक्टर्स इस बात को निर्धारित कर पाते हैं कि किस व्यक्ति को क्या ट्रीटमेंट देना है। ऐसा नहीं है कि हम हर किसी को स्टेरॉइड देंगे, हम हर किसी को रेमडेसिविर देंगे, हर किसी को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उसको पहले से कौन सी बीमारियां थी, उसका वायरल लोड कैसा है, वो उसकी बॉडी रिएक्ट कैसे कर रही है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करके तब इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। जहां तक बात रेमडेसिविर की है तो रेमडेसिविर भी कोई ऐसा संजीवनी बूटी नहीं है कि हमने इसको लगाया और लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसका एक नैरो इंडिकेशन जो है वैल्यू जहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन लोगों में हमने इससे कुछ फायदा देखा है और इसलिए उन्हीं लोगों में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन लोग, इसका नाम इतना प्रचलित हो गया कि हर कोई ये सोच रहा है कि यही एक दवा है जिससे कि कोरोना
कोरोना के मरीज ठीक हो जाते हैं तो जिनके भी लोग ज्यादा पीड़ित हैं उन्हें लगता है कि ये दवा क्यों नहीं दी जा रही, और इसलिए लोग कोई घर बेच रहा है, कोई खेत बेच रहा है। लेकिन यही समझना बहुत जरूरी है, डॉक्टर्स के लिए भी जरूरी है कि वो जुडिशियस यूज करें इस मेडिसिन का, जहां जरूरत है वहीं पे इसको प्रिस्क्राइब किया जाए। और लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि जबरदस्ती डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स को हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि हमारे मरीज का आप ये ट्रीटमेंट करिए या ये आपको करना चाहिए। ये हमें अपने डॉक्टर पर भरोसा रखना चाहिए कि वो जो डिसीजन हमारे मरीज के लिए लेंगे वो अच्छा ही होगा। और देखिए, कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका मरीज मरे या उसके मरीज की हालत जो है और खराब हो। हर कोई अपने मरीज को हंसता खेलता हॉस्पिटल से वापस भेजना चाहता है। इसी की हम ओथ लेते हैं और यही हमारा संकल्प भी होता है। तो इसलिए हमें डॉक्टर्स पे भी अपने भरोसा रखना बहुत ज्यादा आज की तारीख में जरूरत है और हम खुद से ट्रीटमेंट नहीं करें। वही मैं जरूर बोलूंगी कि आज जिस तरह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हम दिल्ली में देख रहे हैं, देखिए लोग खुश होते थे कि हम दिल्ली शहर में रहते हैं और आज लोग दुखी हो रहे हैं कि हम दिल्ली में क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन जो चाहिए वो नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं हमें आर्मी को डिप्लॉय करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें युद्ध स्तर पर जाने की जरूरत होगी कि हम उनका सहायता लेकर जहां जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है, यानी डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देखिए बात सही आप कह रही हैं कि युद्ध स्तर पर अब बहुत युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन इसको और तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि हालात काबू से बाहर है। मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी डॉक्टर हरीश गुप्ता, एक बात मैं समझना चाहती हूँ। देखिए, अभी जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स बहुत 4-4, 5-5 दिन में आ रही है या कई जगह तो बहुत जगह तो टेस्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। मुझे बताइए, ऐसे में एक आम आदमी को अगर कोई लक्षण आता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि सर सबसे पहले तो लोग डर जाते हैं, वो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें कोरोना हुआ है नहीं हुआ है, बाद में वो कुछ सोच पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, सबसे पहले प्रिकॉशनरी स्टेप्स क्या होने चाहिए? या मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूं, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई बहुत ज्यादा सिवियर बदन दर्द होता है, बुखार होता है, गला खराब होता है, खांसी होती है या डायरिया एक सिम्टम ऐड होता है, सबसे पहले वो एक मास्क लगाएं, सर्जिकल मास्क है तो डबल लगाएं, N95 है तब भी उसके साथ एक सर्जिकल मास्क करके आइसोलेट हो जाए। उससे ये फायदा होगा कि आज हम ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति से पूरे परिवार के अंदर ये संक्रमण फैल जाता है, तो कम से कम वो एक व्यक्ति तक रहे, वो अपने आप को आइसोलेट करें। और शुरू के स्टेज में हम देखते हैं कि हमारे 85 to 90% पेशेंट्स घर पे ठीक हो जाते हैं, तो अपना रूटीन उपचार करें, हाइड्रेशन अपना ठीक रखें, 2.5 से 3 लीटर पानी लिक्विड, और अगर डायरिया है तो इलेक्ट्रॉल, नींबू पानी, नारियल पानी लें। अगर बुखार है तो पैरासीटामोल की टैबलेट 500 मिलीग्राम्स दिन में 2 या 3 बार अपने उसके लें। विटामिन सी की टैबलेट लें, विटामिन बी लें और अच्छी पौष्टिक आहार लें और अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करते रहें। अगर उनको लगता है कि उनका बुखार 2-3 दिन के बाद कंट्रोल में है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, उन्हें कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं या खांसी नहीं है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 5 से 7 दिन में वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे और 14 दिन के अंदर बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको ये 5 से 7 दिन के बाद भी लगता है कि उनका अगर बुखार लगातार चल रहा है, खांसी है, सांस में दिक्कत है और उनकी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद भी हम पेशेंट को घर पे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं है। ऐसे पेशेंट को अगर ऑक्सीजन सपोर्ट मिलती है और प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है और वो पेशेंट स्टेबल होने लगते हैं, तो उनको घर पे हम ऐसे सेंटर पे रख सकते हैं जहां सिर्फ ऑक्सीजन बेड हो। सिर्फ 5 से 10% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको आईसीयू या हॉस्पिटल केयर की जरूरत होती है, जहां पे उनकी ऑक्सीजन फॉल होती है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है। उन लोगों के लिए, जैसे अभी डॉक्टर स्वाति ने भी कहा, अगर किसी को रेमडेसिविर नहीं मिल रही है तो हमारे यहाँ 5 जो मुख्य दवाएं हैं, 5 चीजें हैं। ऑक्सीजन थेरेपी होनी चाहिए, हमें मॉनिटरिंग के द्वारा देखना चाहिए, जो रिक्वायर्ड ब्लड टेस्ट है करने चाहिए। स्टीरॉइड्स का उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिजियोथेरेपी का रोल हमने देखा है कि इंटेंसिव आईसीयू के अंदर बहुत ज्यादा है। और जो 5वीं चीज है, ब्लड थिनिंग एजेंट्स। बहुत ज्यादा कैजुअलिटी तब होती है जब वहां हाइपर कोगुलेशन आ जाती है, चाहे वो लंग्स के अंदर है, हार्ट के अंदर है या ब्रेन के अंदर, तो ब्लड थिनिंग एजेंट्स देने चाहिए। अगर हम 5 चीजों का जुडिशियस अप्रोच करते हैं, टाइमली इंटरवेंशन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है सर इस चीजों पे अवेयरनेस होनी चाहिए कि समय के साथ जो नहीं हो पाई और इसीलिए लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर है। एक बार मैं डॉक्टर मनु तिवारी आपसे फिर ये समझना चाहती हूँ सर कि जैसे ही किसी को कोविड होता है वो एक्सेप्टेंस नहीं आती है। सबसे पहले लोग डरते हैं कि कहीं हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा, और अब कोविड हो गया तो अब तो निश्चित सी बात है हमारी जिंदगी बच जाए, बड़ी बात है। ये जो एक ट्रॉमा हो चुका है सर, इससे कैसे निपटा जाए? देखिए, अगर हम सोसाइटी में रहते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में, तो अब सबसे पहले हमको जैसे ही फीवर आता है हमको ये डर लगता है कि अरे कोरोना तो नहीं है।
कोरोना के साथ हमें 2 डर और लगते हैं कि हमारा घर अभी आइसोलेट हो जाएगा, हमें सब बंद हो जाएंगे और हमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो कई बार इस डर से लोग न टेस्ट कराते हैं न एक्सेप्ट करते हैं कि हमें कोरोना है, और यही वही सबसे बड़ा हिंड्रेंस शुरू हो जाता है। 3 दिन आज जब वो उनका फीवर नहीं उतरता है तब उनको ये यकीन होना शुरू होता है कि कहीं हमको कोरोना तो नहीं। तब फिर वो डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर उनको दवाइयां शुरू करता है, रिपोर्ट्स बताता है, और बाय द टाइम रिपोर्ट्स आती हैं 7th डे तक हम पहुंच चुके होते हैं। और इसीलिए मैं सभी अपने जितने दोस्त हैं और मेरे जितने पेशेंट्स हैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि जैसे ही आपको फीवर हो, आज की डेट में आप 95% ये मान के चलिए कि आप कोरोना है, आप टेस्ट का इंतजार मत करिए, अपने स्टाफ, अपने सोसाइटी को बताइए, क्योंकि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही सेफ्टी के लिए है, वो आपको लॉकडाउन करने के लिए नहीं है, आपको आपकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए है सर। और इसी बात को लोगों को समझना होगा, बिना डरे, बिना दहशत में आए, समाधान की तरफ आगे बढ़ना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ 5 के प्रहार में जुड़ने के लिए। तो हम सबसे यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों की सोचिए, मास्क लगाइए, सामाजिक दूरी का ख्याल रखिए और प्लीज कोई भी लापरवाही मत बरतिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।